हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल डीजे में। यदि आप सीटेट परीक्षा को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए आज से 30 डेज सीरीज़ यहाँ पे लेके आ रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आपके जुलाई का महीना जो है शुरू हो गया है और 20 अगस्त में आपकी परीक्षा है। तो देखिए, अब आपके पास मोटे मोटे तौर पर 1 महीने का समय रह गया है और अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की तो ये सीरीज़ आपको आपकी परीक्षा में 150 में से यहाँ पर आपको 120 प्लस लाने के लिए एक तरीके से तैयार करेगा। तो देखिए, इस सीरीज के साथ आप ऑनेस्टली जुड़े रहिए और इस सीरीज को खत्म होते होते आपके सीटेट परीक्षा के सभी टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं और आज है हमारा डे 1, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे वैन हेले का जो मॉडल है। अब देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे होंगे तो आपको कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे क्लियर नहीं होंगी। अगर मैं सीटेट पेपर 1 की यहाँ पे बात करूँ तो पेपर 1 में जो आपसे विषय पूछा जाता है वो एक तो आपसे सीडीपी पूछा जाता है, जिसको आप बाल विकास के नाम से जानते हैं। एक आपको ये तैयार करना है और ये जो 30 डे की सीरीज है इसके अंदर ये सभी चीज़ें आपकी कवर होंगी। इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। इसके अलावा मैथ्स आपको करना होता है, गणित के प्रश्न आपको देखने पड़ते हैं और गणित में जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब ये जो 30 प्रश्न है, 30 प्रश्न में से 15 आपके न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछे जाते हैं और 15 आपकी यहाँ पे पैडागॉजी, जिसको शिक्षा शास्त्र हम बोलते हैं, ये पूछा जाता है। ये जो 15 नंबर की पैडागॉजी है उसमें एक टॉपिक आपका वैन हेले का मॉडल, जो कि ज्योमेट्री पे यानी कि ज्योमेट्री पे आधारित है, इससे क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। आप प्रीवियस ईयर का कोई भी सेट खोलिए, आपके पेपर में मैथ्स की पैडागॉजी के अंदर यहाँ पे वैन हेले का क्वेश्चन ना पूछा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि ये जो 15 नंबर है, 15 नंबर में से एक नंबर जो होता है यहाँ पे फिक्स होता है। इसके अलावा आपको 2 भाषाएं आपने चयन की होगी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये पूछा जाता है 30-30 अंकों का। और पेपर में भी आपको बहुत ध्यान से वही आपको लैंग्वेज को लैंग्वेज 1 लेना है जो आपने फॉर्म फिल करते हुए चयन किया था। और इसके अलावा आपसे पर्यावरण अध्ययन ईवीएस यहाँ पे पूछा जाता है। इसके अलावा अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 में आपके से यहाँ पे बाल विकास तो पूछा जाएगा, लैंग्वेज पूछा जाएगा। यहाँ पर मैथ्स और ईवीएस ना पूछ के यहाँ पे आपसे एसएसटी यानी कि सोशल साइंस या फिर मैथ साइंस यहाँ पे पूछा जाता है। तो देखिए, आप लोगों के साथ आज के इस सेशन में मैं जो ये दोनों टॉपिक कवर करने वाली हूँ, ये पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैन हेले का मॉडल आपका पेपर 1 में तो कंपलसरी आता ही आता है। पेपर 2 में आपके पास मैथ साइंस है तो भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है ये है आपका एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जिसको आप जानते हो, जो कि आपका 2020 में अभी आपका आया है। बहुत रीसेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा सब्जेक्ट में आता है, ये आपको सीडीपी में भी देखने को मिल जाएगा। अभी मैं आपके साथ जब क्वेश्चन शेयर करूंगी, ये आपको मैथ्स में भी देखने को मिल जाएगा, ये आपको लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगा, ये आपको ईवीएस में भी देखने को मिल जाएगा। सोशल साइंस, मैथ साइंस, हर किसी सब्जेक्ट की पैडागॉजी में आपसे यहाँ पर जो एनईपी 2020 है इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि एनईपी ने हमें एक पॉलिसी तैयार करके दी है कि हम लोग शिक्षा के स्तर को किस तरीके से बढ़ाएं, हमारे स्कूल का जो फ्रेमवर्क हो वो किस तरीके से हो, हमारी एजुकेशन किस तरीके से हो। तो चलिए हम इन दोनों टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करें और सिर्फ कॉन्सेप्ट कवर करने से काम नहीं चलता, मैं आप लोगों के साथ इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी। और अगर आपको ये सेशन 1% भी पसंद आता है तो इसके आगे वाले सेशन आप जरूर देखिएगा, क्योंकि बिना किसी टॉपिक को दोबारा रिपीट करे मैं सारे न्यू और फ्रेश टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसके बाद आपके सीटेट परीक्षा में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 120 का मिनिमम टारगेट आपका ये पूरा हो जाएगा। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं और वैन हेले के मॉडल से क्लास को शुरू करें। अब अगर हम यहाँ पे वैन हेले के मॉडल की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये जो वैन हेले का मॉडल है ये किसके लिए तैयार किया गया। तो देखिए, ये आप लोगों की ज्योमेट्री के लिए यहाँ पे तैयार किया गया और ये बोला जाता है कि जब बच्चे ज्योमेट्री को सीखते हैं तो बच्चे किस तरीके से अपने लेवल को यहाँ पे बढ़ाते रहते हैं। और इन्होंने यहाँ पे हमें यहाँ 5 अलग अलग लेवल दिए। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो लेवल 4 लिखा हुआ है, बट ये जो लेवल इन्होंने यहाँ पे शुरू किया, ये यहाँ पे लेवल 0 से यहाँ पे शुरू किया। सबसे पहले आता है आपका लेवल 0, फिर 1, 2, 3 और 4।
और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक टीचर है जो बच्चे को अलग अलग तरीके की आकृति, अलग अलग तरीके का शेप दे रही है, तो यहाँ पे बच्चा उनको देख के पहचान पा रहा है कि ये वाली आकृति है, यानी कि सर्कल है, स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है, आयत है। तो इस तरीके से बच्चा अभी यहाँ पे वैन हेले के मॉडल में कौन से स्तर पे है, कौन से लेवल पे है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए अभी क्वेश्चंस तो हम देखेंगे, बट अगर हम यहाँ पे एक एक लेवल को समझे तो ये लेवल आपने कहीं ना कहीं किसी किताब में पढ़े भी होंगे, बट इसके एग्जाम्पल से हम इन्हें समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो वैन हेले का मॉडल है ये किसके लिए, ये ज्योमेट्री के लिए है, ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि ज्योमेट्री के लिए है। और ये लेवल 0 से यहाँ पे शुरू होता है। लेवल 0 को यहाँ पे क्या बोला जाता है, विजुअलाइजेशन, जिसे बोलते हैं जासूसीकरण। अब देखिए विजुअलाइजेशन में एक शब्द यहाँ पे छुपा हुआ है, विजुअल। विजुअल मतलब जिसको हम देख के बता सके। अगर एक बच्चे को एक रोटी दी जाए और रोटी देने के बाद बच्चे से पूछा जाए कि इसकी आकृति क्या है, आप बताइए, यानी कि देख के बताओ कि ये कौन सी आकृति का है, कौन सा शेप का है, तो बच्चा इसे क्या बोलेगा, बच्चा बोलेगा कि ये सर्कल है। इसके अलावा अगर बच्चे को जो बर्थडे वाली कैप होती है, बर्थडे वाली कैप इस तरीके से दिखाई जाए और पूछा जाए कि ये कौन सी आकृति है, तो बच्चा इस आकृति को देख के क्या बोलेगा, ये आपका ट्राइंगल है। तो देखिए यहाँ पर जब आप किसी आकृति को देख के बता पाते हो कि ये आकृति कौन सी है, तो इस समय बच्चा कौन से लेवल पे है, इस समय बच्चा यहाँ पे लेवल 0 पे है, जिसको यहाँ पे विजुअलाइजेशन या फिर जासूसीकरण बोलते हैं। इसके बाद अगला जो लेवल आता है जब बच्चा चीजें सीखने लग जाता है, तो यहाँ पे होता है लेवल 1, जिसको बोलते हैं एनालिसिस, यानी कि विश्लेषण। अब ये जो विश्लेषण है इसमें बच्चा कर क्या रहा है, जैसे कि बच्चे को एक मैंने यहाँ पे दे दिया स्क्वायर और एक मैंने दे दिया यहाँ पे रेक्टेंगल, ठीक है जी, ये आपका हो गया वर्ग और ये आपका हो गया आयत, जिसे आप स्क्वायर और रेक्टेंगल के नाम से भी जानते हो। अब जब बच्चा यहाँ पे एनालिसिस यानी कि विश्लेषण में आ जाएगा, तो विश्लेषण में बच्चा यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, ये बच्चा यहाँ पे बता पाएगा कि जो स्क्वायर होता है, जो वर्ग होता है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, जबकि जो आयत होता है उसके अपोजिट साइड यहाँ पे इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से दो आकृतियों के बीच में जब बच्चा अंतर करने लग जाए, जब बच्चा डिफरेंस निकालने लग जाए, तब बच्चा कौन से लेवल पे है, यहाँ पे लेवल 1 पे है, जिसको क्या बोलते हैं, एनालिसिस यानी कि विश्लेषण के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है आपका लेवल 2, जिसे इनफॉर्मल डिडक्शन यानी कि अनौपचारिक निगमन के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो अनौपचारिक निगमन है, इसके अंदर क्या है, अब मैंने आपके सामने फिर से यही दो आकृति यहाँ पे बनाई। अब इन दोनों आकृतियों के बीच में बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, रिलेशन जो है, जो इनके बीच का संबंध है, वो बच्चा यहाँ पे बता पा रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। यानी कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पे देख के बता पाओगे कि इन दोनों फिगर की, इन दोनों आकृतियों की 4 साइड्स होती हैं और इनके जो आपके यहाँ पे एंगल जो बनते हैं वो 90 डिग्री के। तो इस तरीके का जो रिलेशन है, जो संबंध आप बता पा रहे हो, वो आप कहाँ बता पा रहे हो, वो यहाँ पे इनफॉर्मल डिडक्शन में बता पा रहे हो। अब ये जो आकृति आप सीख रहे हो, इन आकृतियों के कुछ सूत्र भी आप सीखोगे, कुछ फॉर्मूले आप सीखोगे। जब आप इनके फॉर्मूले सीखते हो, सूत्र सीखते हो, तब आप यहाँ पे लेवल 3 में होते हो, जिसको यहाँ पे फॉर्मल डिडक्शन यानी कि औपचारिक निगमन का नाम दिया गया। अब आपने ये सारी चीजें देखी। सबसे पहले आपने देख के उन आकृतियों को पहचानना सीखा, फिर उनके बीच में अंतर देखा, फिर संबंध देखा, फिर सूत्र समझे। अब इसको कहीं ना कहीं हमें उपयोग भी तो करना है। तो जब आप इनको उपयोग कर पाओ, या फिर आप कह लीजिए जब आप इनका यूज़ या जब आप इनका एप्लीकेशन सीख पाए, या फिर आपको साइड दी हो और आप कोई आकृति जो है वो आप बना पाओ, तब आप यहाँ पर लेवल 4 में होते हो, जो कि है आपका रिगर, जिसको आप दृढ़ता के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे वैन हेले का मॉडल हमें समझाता है कि बच्चा ज्योमेट्री की लर्निंग किस तरीके से करता है, ज्यामिति का चिंतन किस तरीके से करता है। पहले वो देख के समझता है, फिर अंतर समझता है, फिर संबंध समझता है, फिर सूत्र समझता है यानी कि फॉर्मूले समझता है, उसके बाद उन आकृतियों का उपयोग, एप्लीकेशन, उन आकृतियों को बनाना सीखता है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ
साथ कुछ प्रश्नों को डिस्कस करूंगी जो कि आपके प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से पूछे गए हैं, जो कि एप्लीकेशन बेस्ड हैं और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आपको तैयार करने हैं। देखिए, पेपर ऑनलाइन से ऑफलाइन जरूर हुआ है, पर पेपर का लेवल आपका वही रह सकता है जो अभी ऑनलाइन मोड पे था। तो आपको अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने होंगे। तो पहला स्लॉट जो कि हमने वैन हेले का मॉडल डिस्कस किया, इसको हम करते हैं और उसके बाद इसके क्वेश्चंस को करने के बाद दूसरा स्लॉट जो कि है एनईपी 2020, इस टॉपिक को देखेंगे और इस टॉपिक के क्वेश्चंस को भी हम कवर करेंगे। और मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि अगर ये वीडियो आपको 1% भी पसंद आ रही है तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका डे 1, इस तरीके से आपको रोज आपको यहाँ वीडियो मिलेगी और साथ ही साथ इनकी नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया करूंगी। तो टेलीग्राम से आपको एक अपडेट मिल जाएगा कि आज कौन सा टॉपिक होने वाला है और साथ ही साथ वीडियो आ गई है। तो आप अपनी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आप टाइम देंगे तो ये पेपर आपका इजीली यहाँ पे क्लियर हो जाए। मैंने आप लोगों के साथ अभी वैन हेले की थ्योरी को डिस्कस किया, इसके कुछ प्रश्नों को मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगी। अब देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि अकॉर्डिंग टू वैन हेले theory of geometrical thinking, which of the following is true about the basic level of visualization। यानी कि वैन हेले के ज्योमेट्री चिंतन के सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है कि प्राथमिक कक्षा में जो बच्चों के अंदर दृश्यकरण के बुनियादी स्तर की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो मोटे मोटे तौर पे इन लोगों ने विजुअलाइजेशन से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है और ये बोल रखा है कि इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे विजुअलाइजेशन यानी कि दृश्यकरण को यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे अवधारणा को यहाँ दिखाता है। अब ये पहला ऑप्शन यहाँ पे बोल रखा है कि बच्चे जो होते हैं ये यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप की प्रॉपर्टी बताने लग जाते हैं, यानी कि जो उनके गुण हैं उनके गुण धर्मों को बताने लग जाते हैं। अब देखिए, विजुअलाइजेशन के नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि जो चीज़ देख के सीखी जा रही है, अभी प्रॉपर्टी बच्चा नहीं सीख रहा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके अलावा अगले में है कि अगले ऑप्शन में बोल रखा है कि बच्चा यहाँ पे थ्योरम यानी कि इनकी प्रॉपर्टी, उनके जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको डिटेल में और बताने लग जाएगा, तो ये भी यहाँ पे गलत है। अब अगले ऑप्शन में है ये है कि बच्चा इस स्टेज के अंदर ज्योमेट्रिकल फिगर को देख के पहचान पा रहा है, यानी कि उनके बनावट और उनके स्वरूप को पहचान पा रहा है। जब भी हम लोगों के सामने विजुअलाइजेशन की बात की जाए तो वहाँ पे स्वरूपों की बात की जाती है, वहाँ पे बच्चा पहचानता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, ये यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन में है कि बच्चा ज्योमेट्रिकल शेप की जो परिभाषाएं हैं यानी कि डेफिनेशन है वो बताने लग जाता है, परिभाषा नहीं बताता, अभी बस बच्चा देख के उस चीज़ को पहचान पा रहा है। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ अगले प्रश्न को डिस्कस करती हूँ। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो प्रश्न है इसके अंदर एक गणित की शिक्षिका है यानी कि मैथमेटिक्स टीचर है जो कि क्लास 4th के बच्चों को क्या कर रही है, एक एक्टिविटी दे रही है। इस एक्टिविटी के अंदर बच्चों को यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ज्योमेट्रिकल शेप होती हैं, जो ज्योमेट्रीय आकृति होती हैं, इनमें आप इनको क्या करो, इनको आप सेग्रीगेट करो, यानी कि एक ऐसा क्रियाकलाप दिया जा रहा है जिसमें यहाँ पे बोला जा रहा है विद्यार्थियों को कि जो गणितज्ञ आकृति हैं उनको आप समूह में बांटो। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अभी आपके साथ जब वैन हेले का मॉडल डिस्कस किया था तब ये चीज़ क्लियर किया था कि सबसे पहले जो लेवल ओ है यानी कि लेवल 0 है, इसमें बच्चा देख के चीज़ें बता पाता है। इसके बाद जब लेवल 1 आता है तो बच्चा उनमें अंतर बता पाता है और यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है कि सेग्रीगेट करना है, उनको बांटना है। कभी भी हमें डिफरेंस, अंतर, इसके अलावा बंटवारा यहाँ पे आपको यहाँ सेग्रीगेट करने की बात आए तो ये लेवल 1 की बात की जा रही है और लेवल 1 जो है वो क्या है, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो राहुल है उसको यह लगता है, यानी कि राहुल को ये रियलाइज होता है कि स्क्वायर क्या है, स्क्वायर एक रोम्बस भी है और एक रेक्टेंगल भी है। यानी कि जो राहुल है अब वो यहाँ पे ये बता पा रहा है कि वर्ग जो है, वर्ग क्या है, वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों है। तो यानी कि कहीं ना कहीं उसको प्रॉपर्टी का ज्ञात हो रहा है और प्रॉपर्टी के ज्ञात के साथ साथ वो यहाँ पे संबंध बता पा रहा है, यानी कि रिलेशनशिप बता पा रहा है किस किस के बीच में, स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल के बीच में। समझने की कोशिश कीजिएगा। जो लेवल 1 होता है, लेवल 1 के अंदर जो कि आपका विजुअलाइजेशन है, इसमें तो बस बच्चा देख रहा है, बस बच्चा पहचान रहा है।
इसके अलावा लेवल 1 जो होता है वो अंतर बताता है अलग अलग आकृतियों में। लेवल 2 जो होता है वो यहाँ पे क्या करता है बच्चा, यहाँ पर संबंध बताने लग जाता है, रिलेशनशिप बताने लग जाता है, जिसको इनफॉर्मल डिडक्शन भी बोलते हैं। इसके अलावा लेवल 3 में बच्चा क्या करता है, बच्चा सूत्रों को, बच्चा थ्योरम वगैरह बताने लग जाता है। इसके बाद लेवल 4 जो होता है रिगर, उसमें बच्चा उसके उपयोग को यहाँ पे समझने लग जाता है। तो देखिए यहाँ पर बच्चा अभी क्या समझ पा रहा है कि जो वर्ग है एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों है, यानी कि एक स्क्वायर, एक रोम्बस और रेक्टेंगल दोनों है। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा यहाँ पे संबंध बता पा रहा है, बच्चा यहाँ पे रिलेशन बता पा रहा है। और इसी लेवल को हम इनफॉर्मल डिडक्शन के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पेपर में इनफॉर्मल डिडक्शन करके आ गया, यानी कि अनौपचारिक निगमन करके आ गया, तो भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे बोल रखा है कि वैन हेले का जो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग का आपका पूरा सीक्वेंस है उसको आप सही क्रम में लगा के बताइए। तो देखिए यहाँ पे तीसरा और चौथा ऑप्शन तो गलत हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो वैन हेले का मॉडल है ये विजुअलाइजेशन से शुरू होता है। विजुअलाइजेशन के बाद आता है एनालिसिस, यानी कि विश्लेषण, जहाँ पे बच्चा अंतर बताता है। और देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप संबंध की बात की गई है, यानी कि इनफॉर्मल डिडक्शन की बात की गई है, जो तीसरा लेवल है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, जिसमें सबसे पहले बच्चा देख के उस चीज़ों को समझेगा, फिर विश्लेषण यानी कि उसमें अंतर बता पाएगा, रिलेशनशिप यानी कि इनफॉर्मल डिडक्शन कर पाएगा, संबंध बता पाएगा, फिर फॉर्मल डिडक्शन उनके थ्योरम को, उनके फॉर्मूले को, उनके रूल को समझ पाएगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ अगला क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है मैक्सिमम आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको अप्लाई करनी होंगी चीज़ें। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये बोल रखा है कि शिखा जो है सक्सेसफुली यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पाती है, यहाँ पे अंतर बता पाती है कि ट्राइंगल के साइड्स के बेसिस पे, यानी कि 3 अलग अलग तरीके के ट्राइंगल होते हैं। आपको पता है एक होता है स्केलेन ट्राइंगल, जिसके आपके तीनों साइड जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक होता है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी 2 साइड आपस में बराबर होती है। इसके अलावा एक होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो जिसके तीनों साइडें बराबर होती है। अब यहाँ पे बोल रखा है शिखा जो है यहाँ पे अलग अलग भुजाओं के आधार पर यहाँ पे जो त्रिभुज है उनको पहचान पाती है, उनको सफलतापूर्वक पहचान पाती है। तो यहाँ पे बताना है कि वैन हेले के मॉडल के अनुसार शिखा अभी कौन से स्तर पे है। तो देखिए यहाँ पर वो क्या कर पा रही है, यहाँ पे वो डिफ्रेंशिएट कर पा रही है, यानी कि अंतर कर पा रही है। जहाँ पर भी अंतर की बात आए वहाँ पे जो व्यक्ति होगा वो अभी विश्लेषण के स्तर पे होगा, जैसे कि अभी मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में भी डिस्कस किया था। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि यहाँ पर जो राजू है ये बता पा रहा है कि रोम्बस जो है वो एक रेक्टेंगल होता है, पर ये रिवर्स नहीं हो सकता, यानी कि रोम्बस जो है पैरेललोग्राम होता है, जबकि पैरेललोग्राम एक रोम्बस नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर जो ये पूछ रखा है कि ये जो राजू नाम का जो बच्चा है ये अभी वैन हेले के अनुसार कौन से स्तर पर है। तो देखिए वो देख के तो अभी पहचान पा रहा है ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को, वो यहाँ पे गुणों को पहचान रहा है, वो अंतर नहीं कर रहा, वो गुणों को पहचान रहा है। और जहाँ गुण प्रॉपर्टीज़ की बात आती है वहाँ पर आपका इनफॉर्मल डिडक्शन आ जाता है। आपको बस 2-3 चीज़ें याद रखनी है, देख के पहचानना यानी कि विजुअलाइजेशन, अंतर करना एनालिसिस, इसके अलावा गुणों के हिसाब से पहचानना, प्रॉपर्टी के हिसाब से पहचानना इनफॉर्मल डिडक्शन, सूत्र के हिसाब से या थ्योरम के हिसाब से पहचानना फॉर्मल डिडक्शन। ऐसे आप याद रखेंगे। अब चलिए हम आगे के सेशन को डिस्कस करते हैं एनईपी के, और उसके बाद उनके प्रश्नों को कवर करेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ एनईपी 2020 के बारे में। अब देखिए एनईपी 2020 जो है एक तरीके से एजुकेशन में, शिक्षा में एक रेवोल्यूशन यहाँ पे लेके आया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोगों के स्कूल में जो अभी तक पैटर्न चल रहा था वो आपका 10+2 का पैटर्न चल रहा था, और इस पैटर्न को बदल के यहाँ पे एक नए पैटर्न को लाने की बात की गई, जिसको यहाँ पे 5+3+3+4 का नाम यहाँ पे दिया गया। और ये जो था एनईपी 2020 जो था ये आपका 29 जुलाई 2020 में यहाँ पे इसे यहाँ पे लाया गया, और ये डॉक्टर कस्तूरी रंगन द्वारा ये लाया गया था। ये नाम आपको याद रखना है।
इसके साथ साथ ये जो आपका स्कूल के हमारे पूरे स्ट्रक्चर में जो बदलाव आया है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि एनईपी में सबसे बड़ा चेंज तो यही था। तो देखिए, ये जो आपका 5+3+3+4 है, इसमें 5 जो है इनका नाम क्या दिया गया, इसको यहाँ पे फाउंडेशनल यानी कि एक आधारभूत स्तर माना गया, जो कि फाउंडेशनल स्टेज है, जो कि प्री प्राइमरी के बच्चों को दिया जाएगा। यानी कि जो आपका स्कूल की एजुकेशन है, इसमें जैसे कि एलकेजी, यूकेजी, इसके अलावा फर्स्ट सेकेंड क्लास होती है, इसको पूरे को यहाँ पे 5 साल का समाप्त किया गया है और इसको क्या नाम दिया गया है, इसको फाउंडेशनल स्टेज नाम दिया गया है। इसके बाद जो अगला ये जो 3 है, ये यहाँ पे प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें बच्चा तैयार हो रहा होता है, इसमें बच्चा जो होगा क्लास 3rd to 5th क्लास का बच्चा यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पे प्राइमरी शब्द को यहाँ पे यूज ही नहीं किया गया। इसके अलावा जो अगला 3 है, ये आपका मिडिल एज है, जो कि मिडिल एज कौन सा माना जाता है, क्लास 5th के बच्चों से लेकर यानी कि क्लास 5th से 8th क्लास तक के जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 5th के बाद मान के चलिए 6th क्लास से इसे यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इसके बाद जो अगले 4 साल होंगे, यानी कि जो 9th क्लास से लेकर आपके यहाँ पे जो 12th क्लास तक के 4 साल होते हैं, ये आपका किस तरीके से माना गया, ये सेकेंडरी स्टेज माना गया, जिसमें बच्चा जो होगा अपने करियर को डिसाइड करेगा, वोकेशनल एजुकेशन लेगा, इस तरीके से सारी बातें बोली गई हैं। तो देखिए, आपके पेपर में सबसे पहले तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसी से ही क्वेश्चन आ सकता है, ये डेट आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो एनईपी 2020 था, इसके अंदर बहुत सारी बातें बोलेगी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक ये है, आपके लैंग्वेज वाले सेक्शन में आ सकता है, जैसे कि इंग्लिश पैडागॉजी, हिंदी पैडागॉजी, संस्कृत पैडागॉजी, किसी भी सब्जेक्ट की पैडागॉजी में यहाँ पे पूछा जा सकता है कि एनईपी 2020 के अनुसार जो हम बच्चे को मातृभाषा में जो उनके रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, वो कौन सी क्लास तक पढ़ाना है। तो ये क्लास 5th तक बच्चे को उनकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाओ, ये बात बोली गई है। इसके बाद यहाँ पर बच्चे का हमें विकास कैसे करना है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है ये कैसे करना है, ये हमें हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, यानी कि 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड की बात बोली गई। इसका ये मतलब है कि अब बच्चे को सिर्फ हम उनके अंक के हिसाब से नहीं आंकेंगे, बच्चे का स्पोर्ट्स, बच्चे का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, बच्चे का बिहेवियर, सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाएगा। इसके अलावा अगला यहाँ पे बोला गया, जो हम यहाँ पे आकलन करें, जो हम यहाँ पे असेसमेंट करें, वो कैसे करें, इसके लिए एक नया टर्म हमें दिया गया, जो कि है परख। परख में जो पी है वो है परफॉर्मेंस, हमें बच्चे की परफॉर्मेंस देखना है। इसके अलावा बच्चे का आकलन करना है, असेसमेंट करना है, उसको रिव्यू करना है, उसका विश्लेषण एनालिसिस करना है, किसका, बच्चे के नॉलेज का, बच्चे के ज्ञान का, और इससे क्या हो, ताकि बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण विकास बच्चे में देखने को मिले। इसके अलावा बच्चे को यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग जैसे वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं कि कुछ ऐसे व्यावसायिक शिक्षा बच्चे को दी जाए जो कि बच्चे को फ्यूचर में भी काम करे, तो ये इसके लिए यहाँ पे बच्चे को कोडिंग सिखाने की बात बोली गई है क्लास 6 से ही। साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा है, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी इंक्लूड किया गया। ये बोला गया कि 2030 तक अब जो आपके टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे, उसको बीएड को यहाँ पे कंपलसरी कर दिया जाए। इसके साथ साथ ये जो एनईपी 2020 आया है, इसने यहाँ पे हमारे एनसीएफ 2022 में भी कई सारी चीज़ों को एक तरीके से चेंज किया, कई सारी नई चीज़ों को ऐड किया। अब आप कहेंगे कैसे, एनसीएफ 2022 भी आ चुका है। अब ये जो एनईपी 2020 है, इसी में बोला गया कि हमें एनसीएफ यानी कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, जो आपका राष्ट्र पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, उसकी शाखाओं को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। कैसे बढ़ाया जाए, यहाँ पे हमें एनसीएफ एसई के बारे में बताया गया। ये जो एसई है, ये एसई है स्कूल एजुकेशन, यानी कि स्कूली शिक्षा कैसी हो, इस पे जोर दिया जाए। अगला है एनसीएफ ECCE। ECCE क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि आपका फाउंडेशनल स्टेज में हमें करना है, इसकी बात यहाँ पे की गई। इसके अलावा NCFTE, TE यहाँ पे क्या है, टीचर्स एजुकेशन, यानी कि टीचर्स की शिक्षा कैसी हो, इस चीज़ पे भी हमें ध्यान देना है। टीचर की ट्रेनिंग किस तरीके से हो, इस चीज़ पे भी हमें ध्यान देना है। इसके अलावा NCFAE, AE क्या है, अडल्ट एजुकेशन, यानी कि जो वयस्क शिक्षा होती है, इस पे भी जोर देना है। तो आपसे यहाँ पे NCF और NCF 2022 और NEP 2020 से कंबाइन करके इन टर्म्स के बारे में पूछा जा सकता है कि NCF SE क्या है,
है, NCF ECCE क्या है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इस टॉपिक पे बेस्ड जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि ये जो NCF 2020 से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस लेवल के क्वेश्चन आपको करने हैं। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रिक्टली सिलेबस को फॉलो करते हैं। आप सिलेबस में देखिएगा ये टॉपिक आपको नहीं दिया हुआ। अब ये टॉपिक नहीं दिया हुआ इसका ये मतलब नहीं कि आपके पेपर में नहीं आएगा। आपको वो सभी चीज़ें करनी है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, और उन्हीं सभी चीज़ों के लिए मैं ये सीरीज़ आप लोगों के साथ शुरू कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने बोला, इस सीरीज़ में जो भी कंटेंट ऐड होगा, जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगी, उसकी सारी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम में दूंगी। तो टेलीग्राम में आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है इस एग्ज़ाम को देने के लिए, या फिर आप अभी किसी टीचिंग प्रैक्टिस में हैं, इसके अलावा यहाँ पे आप जो अपना कोर्स है वो कंप्लीट कर रहे हैं, या हाउसवाइफ है या वर्किंग है जो इसके लिए टाइम नहीं दे पाते, तो ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। तो चलिए इसके क्वेश्चन हम करते हैं और आज की वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की, इसके कुछ क्वेश्चंस को जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ रखा है जिसमें बोल रखा है कि इनमें से कौन सा मेथड यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यहाँ पे अधिगम के लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग फॉलो किया जाता है, यानी कि ये सही है। इसके अलावा डिजिटल लर्निंग की बात यहाँ पे की गई है, साइंटिफिक लर्निंग की भी बात की गई है, और लर्निंग बाय डूइंग की भी बात की गई है। अब आप कहेंगे इसमें तो सारे ऑप्शन सही है, तो क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन ऐसे भी थे कि यहाँ पे ओनली ए करेक्ट है, इसके अलावा यहाँ पे 1 और 2 करेक्ट है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन जिसमें आपको यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 ये चारों चीज़ें मिल जाएंगी, वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ अगले प्रश्न को डिस्कस करती हूँ। अगले क्वेश्चन में एक फुल फॉर्म हमसे पूछा गया था कि जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर NCFSE का क्या मतलब है, SE का क्या मतलब है। मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि SE जो है वो स्कूल एजुकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि सारे ऑप्शन में दे रखा है। और NCF आप जानते हैं NCF क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगले क्वेश्चन में बोल रखा है कि इनमें से कौन सा स्टेज यहाँ पे स्कूली शिक्षा यानी कि स्कूल एजुकेशन के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में यहाँ पे रेकमेंड नहीं किया। तो देखिए बुनियादी स्तर यहाँ पे बताया गया था, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज भी बताया गया था, मिडिल स्टेज, और इसके अलावा यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज। यहाँ पे जो प्राइमरी स्टेज दे रखा है यानी कि प्रारंभिक स्तर जो दे रखा है ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, और इस क्वेश्चन में यही पूछ रखा है कि कौन सा मेंशन नहीं किया गया, इसलिए इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो किस चीज़ को यहाँ पे फोकस करती है। तो देखिए रिजिड करिकुलम तो कोई भी फॉलो नहीं करता है कि एक ही तरीके का करिकुलम हो, एक ही तरीके का पाठ्यक्रम हो जिसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, ये गलत है। समेटिव असेसमेंट के साथ साथ फॉर्मेटिव असेसमेंट पे भी ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा एग्ज़ाम सेंट्रिक पेडागोजी, ये तो एक तरीके से नेगेटिव सेंस में है कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पे सेक्शन करा रहे हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करें। अब आप देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया गया है जिसमें बोल रखा है ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये किस पे फोकस करती है। और ऑप्शन है परीक्षा के लिए पढ़ना, ये तो कहीं ना कहीं गलत है। इसके अलावा अगला है यहाँ पे रोट लर्निंग यानी कि चीज़ें रट के जब आप सीखते हो, ये भी नेगेटिव सेंस में है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस यानी कि जो आपका ड्रिल और प्रैक्टिस विधान और अभियान की बात यहाँ पे की गई है, तो ये भी नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कंसेप्ट को समझते समझते जब आप चीज़ें पढ़ रहे हो, सिर्फ रट के नहीं पढ़ रहे। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। अब चलिए मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन यहाँ पे शो करती हूँ जो कि
ई राइट टू एजुकेशन 2009 का है। अब देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को गौर करेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको कोई थ्योरी या कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने लॉजिक को यहाँ पे लगाइए, तर्क के हिसाब से आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।